मार्कस ऑरेलियस का जन्म 26 अप्रैल 121 एडी को रोम में एक समृद्ध और पॉलिटिकली पावरफुल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मार्कस एनियस वेरस था, जो एक प्रोएटर यानी एक सीनियर मजिस्ट्रेट थे, और उनकी माँ डोमिटिया कैलविला थी, जिन्होंने उन्हें एक बड़े पारिवारिक विरासत में जन्म दिया। उनका परिवार एक रिच एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से था और इनका संबंध रोम के साम्राज्य यानी इम्पीरियल राजनीति में था, जिसमें हेड्रियन और ट्राजन जैसे एम्परर्स भी शामिल थे। जब मार्कस सिर्फ 3 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके ग्रैंडफादर मार्कस एनियस वेरस ने उनकी परवरिश की। बचपन से ही उनके जीवन में एक अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड जीवन का असर रहा और उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को एक फिलोसॉफिकल लेंस से देखना शुरू किया। यही वजह थी कि जब बाकी के बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे तो मार्कस अपने शिक्षा और फिलोसॉफिकल थॉट्स में रुचि दिखाते थे। मार्कस का झुकाव शुरू से ही फिलोसफी और एक सिंपल डिसिप्लिन्ड लाइफ की तरफ था। उनकी शिक्षा ग्रीक और लैटिन में हुई और कुछ इम्पॉर्टेंट टीचर्स जैसे मार्कस कॉर्नेलियस फ्रॉन्टो और हेरोडोस एटिकस ने उन्हें सिखाया। लेकिन जो टीचर उनकी लाइफ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाले थे वो थे जूनियस रस्टिकस। उन्होंने मार्कस को स्टोइसिज्म की टीचिंग से इंट्रोड्यूस कराया, जो बाद में उनके जीवन का मूल आधार बना। मार्कस ने अपने गुरु रस्टिकस से स्टोइक लाइफ के बेसिक्स सीखे कि कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, लाइफ के दुख सुख को एक्सेप्ट करना और रेशनल और प्रैक्टिकल तरीके से जीवन में डिसीजंस लेना। स्टोइसिज्म के ये प्रिंसिपल्स उनकी सोच और लीडरशिप के मूल बन गए। हम आज भी स्टोइसिज्म को एक ऐसी फिलॉसफी के रूप में देखते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई की जा सकती है, और मार्कस ने अपने रेन के दौरान इसको फुल्ली एम्बॉडी किया। 161 एडी में एंटोनियस पियस के डेथ के बाद मार्कस ऑरेलियस को रोमन एम्पायर का एम्परर बनाया गया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये था कि मार्कस ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले नहीं उठाई। उन्होंने अपने एडॉप्टेड ब्रदर लूसियस वेरस के साथ एम्पायर की रेन संभाली। ये एक यूनिक मोमेंट था क्योंकि रोमन हिस्ट्री में पहली बार 2 एम्परर्स एक साथ रूल कर रहे थे। मार्कस के लिए ये राजा बनने का सफ़र आसान नहीं था और उन्होंने अपने आदर्श और फिलॉसफी का उपयोग करते हुए इस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। मार्कस के रेन के दौरान रोमन एम्पायर को कई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ा। सबसे पहले लूसियस वेरस के अंडर पार्थियन वॉर हुई, जो एक बड़ी लड़ाई थी। उसके बाद जर्मेनिक ट्राइब्स जैसे कि मार्कोमैनी और क्वादी ने रोमन एम्पायर के बॉर्डर्स पर प्रॉब्लम क्रिएट की, जो बाद में मार्कोमेनिक वॉर्स के नाम से फेमस हुई। यहाँ मार्कस का लीडरशिप टेस्ट हुआ और उन्होंने अपने फिलोसॉफिकल स्टोइक नेचर का पूरा उपयोग किया ताकि डिसीजन मेकिंग में धैर्य और तर्क यानी रैशनैलिटी का बैलेंस बना रहे। मार्कस के रेन का एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट था उनका पावर और इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का कनेक्शन। स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स में उन्होंने कहा था कि सबसे पहले अपने ड्यूटी को समझना ज़रूरी है, चाहे आप कितनी भी बड़ी पोजीशंस पर हों। उन्होंने अपने एम्पायर को सिर्फ एक किंग की तरह नहीं बल्कि एक फिलोसोफर किंग के रूप में लीड किया, जैसे प्लेटो के फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट था। मार्कस उसका एक जीवंत एग्जाम्पल बने। उन्होंने अपने हर डिसीजन में इमोशंस को साइड में रखा और पूरे लॉजिक और एथिक्स का उपयोग किया। जब एंटोनी प्लेग जो 165 से 180 एडी तक चली ने रोमन पॉपुलेशन को डेवेस्टेट किया, तब मार्कस ने अपने
स्टोइक प्रिंसिपल्स के थ्रू पैनिक नहीं किया। उन्होंने प्लेग के समय भी काल्मली और रेशनल डिसीजंस लिए ताकि अपने सिटीजन्स को मदद पहुंचाई जा सके। स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल कहते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि क्या होगा, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। इस प्रिंसिपल का मार्कस ने हर वक्त उपयोग किया, स्पेशली जब जर्मेनिक ट्राइब्स के साथ वॉर्स हुई। कई बार ऐसे मूवमेंट्स आए जब रोमन एम्पायर को मिलिट्री सेटबैक्स मिले, लेकिन मार्कस ने कभी अपना बैलेंस नहीं खोया। इस स्टोइक कामनेस की वजह से उन्होंने अपने सोल्जर्स और अपने एडवाइजर्स के बीच भी एक क्लियर हेडेडनेस मेंटेन की। एक और स्ट्रॉन्ग स्टोइक प्रिंसिपल था मेमेंटो मोरी, यानी कि याद रखो कि तुम मरोगे। मार्कस ने इस आइडिया को अपनी लीडरशिप में इंटीग्रेट किया। जब वो अपनी ज़िंदगी और एम्पायर के डिसीजंस पर सोचते थे तो वो हमेशा ये याद रखते थे कि डेथ एक इनएविटेबल चीज़ है और इसलिए डिसीजंस समय से और वाइजली लेने चाहिए। उन्होंने अपनी स्टोइक कामनेस से अपने सोल्जर्स और एम्पायर को ये मैसेज दिया कि चाहे हालात कैसे भी हो, बैलेंस और डिसिप्लिन हमारे हाथ में है। उन्होंने अपनी बुक मेडिटेशंस में लिखा था कि यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये है कि बाहर की सिचुएशंस हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होंगी, लेकिन हम अपनी सोच और अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। यह मॉडर्न वर्ल्ड के लिए भी एक बड़ा लेसन है, जहां हम स्ट्रेस, एंजाइटी और अनसर्टेनिटी का सामना करते हैं। मार्कस के थॉट्स ये सिखाते हैं कि हर हालात में अपने आप को संभाल के रखना सबसे ज़रूरी चीज़ है। उन्होंने अपने मेडिटेशन में लिखा कि द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने इमोशंस को समझें और उन्हें कंट्रोल करें तो हम अपनी लाइफ के हर मुश्किल सिचुएशन को कामली हैंडल कर सकते हैं। उनके लीडरशिप का ये ही एक अहम पार्ट था कि जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी सिचुएशंस को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस का सबसे बड़ा और मेन कार्य उनकी लिखी हुई मेडिटेशन बुक है। ये एक ऐसी किताब है जो उनके अंदर के थॉट्स और स्टोइक फिलॉसफी का एक रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये किताब किसी और के लिए उन्होंने नहीं लिखी थी, बल्कि मार्कस ने खुद के लिए लिखी थी, अपने विचार को एक जगह समेटने के लिए। आज ये किताब स्टोइसिज्म के सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट में से एक मानी जाती है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये एक पर्सनल डायरी के रूप में लिखी गई थी। मेडिटेशंस के जरिए मार्कस ने अपने अंदर की जद्दोजहद को, अपने स्ट्रगल्स को और अपने जीवन के डीपर मीनिंग को एक्सप्लोर किया। मेडिटेशंस एक कलेक्शन है मार्कस के पर्सनल थॉट्स का, जो उन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन्स के दौरान लिखे थे, जब वो एम्पायर के अलग अलग रीजन्स में थे। इस किताब में उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। जिंदगी का पर्पस क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है और हम अपने जीवन को कैसे मीनिंगफुल बना सकते हैं। ये राइटिंग्स एक पर्सनल रिफ्लेक्शन है जो उनके स्टोइक बिलीफ को दिखाती है। स्टोइसिज्म की एक खासियत ये है कि ये सिर्फ एक थियरी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है जो आपके जीवन में तुरंत उपयोग में आती है। मेडिटेशंस में मार्कस अपनी जिंदगी के पर्सनल स्ट्रगल्स को शेयर करते हैं और ये बताते हैं कि कैसे वो स्टोइक प्रिंसिपल्स का उपयोग करते हुए अपने इमोशंस, ड्यूटीज और डिसीजंस को हैंडल करते हैं। ये किताब उनके फिलोसोफर किंग होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज भी मेडिटेशंस को एक ऐसी किताब के रूप में पढ़ा जाता है जो इंसान को अपने जीवन में डीपर मीनिंग ढूंढने और अपने इमोशंस को मैनेज करने में मदद करती है। मार्कस के थॉट्स टाइमलेस हैं और ये किताब कई अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लोगों के लिए रेलेवेंट होती है, चाहे वो मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड हो या पर्सनल स्ट्रगल्स।
मेडिटेशंस का एक बड़ा थीम ये है कि मार्कस ने अपनी पर्सनल रिफ्लेक्शंस और पब्लिक ड्यूटी को कैसे बैलेंस किया। एक तरफ उनके पास रोमन एम्पायर जैसे बड़ा साम्राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और दूसरी तरफ उन्होंने अपने अंदर के पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने की कोशिश की। उनके लिए स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी थी जो उन्हें अपने ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए गाइड करती थी, बिना अपने पर्सनल फीलिंग्स को हावी होने दिए। मार्कस लिखते हैं, इट इज नॉट डेथ दैट अ मैन शुड फियर बट ही शुड फियर नेवर बिगिनिंग टू लिव। ये लाइन बताती है कि मार्कस अपने जिंदगी को पूरे इंटेंशन और कर्तव्य के साथ जीना चाहते थे। उन्होंने अपने एम्पायर के लिए डिसीजन मेकिंग में अपने पर्सनल डिजायर्स को कभी प्रायोरिटी नहीं दी, बल्कि अपनी ड्यूटी को हमेशा सबसे ऊपर रखा। इस स्टोइक डिसिप्लिन की वजह से मार्कस ने अपने रेन में रोमन एम्पायर को एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल लीडरशिप दी। उन्होंने ये भी लिखा कि वेस्ट नो मोर टाइम आर गोइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। इसका मतलब ये है कि मार्कस के लिए एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, न कि बस बातें। अपने थॉट्स को डायरेक्ट एक्शन में बदलने का ये प्रिंसिपल उनकी लीडरशिप में क्लियरली दिखा। मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस का एक और बड़ा थीम था लाइफ और डेथ का एक्सप्लोरेशन। उन्होंने अपने राइटिंग्स में कई बार मेमेंटो मोरी का जिक्र किया है, जिसका मतलब होता है याद रखो कि तुम्हें एक दिन मरना है। उनके लिए डेथ एक ऐसी चीज थी जो इनएविटेबल यानी अटल है, लेकिन इसे घबराना नहीं चाहिए। स्टोइसिज्म के अकॉर्डिंग लाइफ का रियल मीनिंग तब आता है जब आप अपने जीवन को डेथ के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। उन्होंने लिखा, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमाइन व्हाट यू डू एंड से एंड थिंक। ये थॉट मार्कस के जीवन का एक कोर बिलीफ था कि हर पल इम्पॉर्टेंट है और हम अपनी जिंदगी में जो भी करें वो मीनिंगफुल होना चाहिए। डेथ का आइडिया उनके लिए एक रिमाइंडर था कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए और हमेशा अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस के फिलोसॉफिकल आइडियाज जो मेनली स्टोइसिज्म पर बेस्ड थे, उन्होंने न सिर्फ अपने एम्पायर में बैलेंस और ऑर्डर बनाए रखा, बल्कि उनके थॉट्स का इम्पैक्ट कई दूसरे फिलोसफर्स और फिलोसॉफिकल स्कूल्स के साथ जुड़ा रहा। उनके विचारों का ग्रीक और रोमन फिलॉसफी के कई बड़े नामों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन था। मार्कस का जो अप्रोच था लाइफ और लीडरशिप को लेकर, वो उन्हें कई पुराने और कंटेम्पोरेरी फिलोसफर्स के साथ कनेक्ट करता है। मार्कस ऑरेलियस को अगर किसी एक फिलोसफर के साथ डायरेक्टली कंपेयर किया जाए तो प्लेटो का नाम सबसे पहले आता है। प्लेटो ने अपने फेमस रिपब्लिक में फिलोसोफर किंग का आइडिया दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक आइडियल स्टेट को एक ऐसे रूलर की ज़रूरत होती है जो सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि फिलोसफी में भी स्किल्ड हो। मार्कस इस कॉन्सेप्ट का जीवंत एग्जाम्पल बने, क्योंकि उन्होंने एक फिलोसोफर होने के बावजूद एम्पायर को इफेक्टिवली रूल किया। प्लेटो के फिलोसोफर किंग के कॉन्सेप्ट में जो एक कोर आइडिया था वो ये था कि एक लीडर अपने डिसीजंस को विजडम यानी बुद्धिमत्ता और वर्चू यानी सद्गुणों के साथ ले। मार्कस ऑरेलियस ने अपने पूरे रेन के दौरान ये क्वालिटीज अपने एक्शंस में दिखाई। वो अपने डिसीजंस में हमेशा लॉजिक और इथिक्स का यूज करते थे और अपने राज्य में बैलेंस और इंसाफ बनाए रखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन्स में भी ये इंश्योर किया कि वो अपनी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कभी कॉम्प्रोमाइज न करें। एक तरह से मार्कस ने प्लेटो के फिलोसोफर किंग के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल दुनिया में एक रियलिटी बना दिया। प्लेटो का जो थियरी था वो मार्कस के जीवन और उनके लीडरशिप में क्लियरली दिखाई दिया। ये दोनों फिलोसोफर्स का कनेक्शन उनके थॉट प्रोसेस में डीपली एम्बेडेड था। स्टोइसिज्म को मार्कस ऑरेलियस ने अपने जीवन में फुली एम्ब्रेस किया और इस स्टोइक थॉट के पीछे एक मेजर इन्फ्लुएंस था एपिक्टेटस और सेनेका का। एपिक्टेटस खुद एक स्टोइक फिलोसोफर थे जिन्होंने सेल्फ कंट्रोल और फ्रीडम थ्रू डिसिप्लिन जैसी वैल्यूज को हाईलाइट किया था।
मार्कस ने एपिक्टेटस की राइटिंग्स को बहुत ही सीरियस तरीके से पढ़ा और उनका पर्सनल नोटबुक मेडिटेशंस लार्जली एपिक्टेटस के टीचिंग्स का ही रिजल्ट था। एपिक्टेटस ने अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाया था कि फ्रीडम सिर्फ तब मिलती है जब आप अपने आप को कंट्रोल करते हो और एक्सटर्नल सिचुएशंस को आपके डिसीजंस पर असर नहीं डालने देते। मार्कस के हर एक्शन में ये प्रिंसिपल दिखाई दिया। उन्होंने अपने लीडरशिप में कई मिलिट्री और पर्सनल चैलेंजेस फेस किए, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को कभी अपने डिसीजंस में इंटरफियर नहीं करने दिया। सेनेका, जो एक और बड़े स्टोइक फिलोसोफर थे, उन्होंने भी मार्कस पर इनडायरेक्टली प्रभाव डाला। सेनेका ने अपने एसेज और लेटर्स के जरिए स्टोइसिज्म के मोरल वैल्यूज को स्प्रेड किया था और मार्कस ने उनके थॉट्स को भी अपने जीवन और रेन में इंटीग्रेट किया। सेनेका का ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ और मार्कस का मोमेंटो मोरी के थॉट्स में काफ़ी सिमिलरिटी है, जिसमें दोनों फिलोसफर्स ने डेथ के कॉन्सेप्ट को लाइफ के डीपर मीनिंग को समझने के लिए उपयोग किया। अरिस्टोटल, जो ग्रीक फिलॉसफी के एक और बड़े नाम थे, उनका मार्कस ऑरेलियस के साथ एक इनडायरेक्ट कनेक्शन था, खासकर इथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। एरिस्टोटल ने अपनी फिलॉसफी में इथिक्स को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सेंट्रल माना था। उन्होंने कहा था कि एक इंसान का अल्टीमेट गोल यूडेमोनिया यानी कि ह्यूमन फ्लरिशिंग होना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने भी अपने स्टोइक वैल्यूज में सिमिलर आइडियाज को अडॉप्ट किया, जिसमें उन्होंने इनर पीस और पर्सनल वर्च्यू को ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा गोल बनाया। मार्कस ऑरेलियस के लाइफ और फिलॉसफी ने कई बुक्स और फिल्म्स को भी इंस्पायर किया है। मेडिटेशंस के अलावा उनकी लाइफ पर लिखी गई बायोग्राफीज और हिस्टोरिकल फिक्शंस काफ़ी लोकप्रिय हैं। रेयान हॉलिडे जैसे कंटेम्परेरी ऑथर्स ने मार्कस के आइडियाज़ को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया है और उन्होंने सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी हैं, जैसे द ऑब्स्टिकल इज द वे और द डेली स्टोइक। मूवीज़ में भी उनका कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसे सबसे ज़्यादा ग्लैडिएटर फिल्म से जाना जाता है। इस फिल्म में उनका कैरेक्टर मार्कस ऑरेलियस को एक फिलोसोफर किंग के रूप में दिखाया गया, जिसे विजडम और एथिक्स के लिए याद किया गया। यह फिल्म उनकी लेगेसी को मॉडर्न ऑडियंस तक पहुंचाने में काफ़ी मददगार रही है। आज के स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में स्टोइसिज्म का रिवाइवल हो रहा है। कई लोग मार्कस ऑरेलियस के टीचिंग्स को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि वो अपने इमोशनल चैलेंजेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। आज के सेल्फ हेल्प सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में भी स्टोइक प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया जा रहा है। स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स जैसे कि इमोशनल रेजिलियंस यानी इमोशनल संघर्ष, रैशनल डिसीजन मेकिंग और एक्सेप्टेंस ऑफ फेट आज के जनरेशन के लिए गाइडेंस का काम कर रहे हैं। इस फिलॉसफी को अप्लाई करके लोग अपने ज़िंदगी में बैलेंस और क्लैरिटी ला रहे हैं, जो कि आज कल की फास्ट पेस्ड दुनिया में बहुत ज़रूरी है। मार्कस का एक और सिग्निफिकेंट कोट है कि द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। ये कोट हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन की खुशी हमारे सोच पर डिपेंड करती है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।